हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट सेकंड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हम डेली शाम को 4 बजे इस चैनल पर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई गलती लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना जिससे कि हम उस मिस्टेक को करेक्ट करने का प्रयास कर सकें। और अगर ठीक लगे तो भी बता देना जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Our first question is liquidity trap is a situation. Liquidity trap वो सिचुएशन है जहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में राइज होगा, कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में राइज होगा। और ये है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। सो आवर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लेट वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose there is a full employment and vertical aggregate supply schedule. Full employment है और vertical है aggregate supply schedule and increase in money supply. Full employment के केस में और vertical aggregate supply schedule, ठीक है। तो उस टाइम पर फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर आपकी नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इसका कोई भी इफ़ेक्ट रियल मनी सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जब आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट है तो रियल मनी सप्लाई पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उससे क्या होगा, मतलब आप जैसे कि नॉमिनल मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, उसके इंक्रीज़ होने से आपके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ना ही आउटपुट पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, ना ही आपकी रियल मनी सप्लाई पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, ना ही आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी। आपके आउटपुट भी कांस्टेंट रहेंगे, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उन पर, और आपकी रियल मनी पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। Next question is, in context of mundane framing model of open economy, consider the following variables that shift the IS curve. हमें वो variables बताने हैं जो IS curve को shift करें। देखिए, अगर हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो वो IS कर्व को शिफ्ट करता है, बट इन केस अगर हमारा एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है तो वो IS कर्व को शिफ्ट नहीं करता। ये है हमारे फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया करेक्ट और लास्ट हो गया रॉन्ग। देन पहले तो देखिए, आप इसमें 3 ऑप्शन हैं तो सिंपल सी बात है कि एक गलत होगा तो बचे हुए सारे तो ठीक ही हैं। तो जिसमें फोर्थ नहीं है वो देखिए, फोर्थ नहीं है हमारा सी में, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। बट फिर भी हम पूरे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। एन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम, हाँ, अगर हमारी फॉरेन इनकम इंक्रीज होगी तो भी हमारी IS कर्व शिफ्ट होगी, और अगर हमारे टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो भी हमारी IS कर्व शिफ्ट होगी। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें भी वही चीज़ है कि हमारे पास 3 ही हमारी ठीक हैं, तो हमें ये देखना कि गलत कौन सी है। आपकी फर्स्ट सिचुएशन है, मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट है, liquidity trap is a situation when people prefer to hold money rather than investing it. बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे जब हमारी liquidity trap की सिचुएशन होती है, यहाँ पर जो हम पीपल हैं वो मनी को अपने साथ रखना प्रेफर करते हैं rather than इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज ए सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रेदर देन होल्डिंग इट। अब देखिए, इसकी मीनिंग पर जाइए, मतलब आप इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस को तोड़ के देखिए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स लिक्विडिटी की प्रेफरेंस, हम अपने पास कैश रखना प्रेफर कर रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो रेदर देन उसको अपने पास रखने के। तो हमारी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, और फर्स्ट करेक्ट थी। तो हमारा ऑप्शन वो होगा जिसमें बी नहीं है। ए में भी बी है, थर्ड में भी बी है, सेकंड में भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है। बट फिर भी हम सी और डी को भी रीड कर लेते हैं। लिक्विडिटी क्रंच वो सिचुएशन जब मनी मार्केट में मनी की कम सप्लाई हो,
जब मनी मार्केट में मनी की कम सप्लाई हो वो होगी हमारी सिचुएशन लिक्विडिटी क्रंच की, और क्रेडिट क्रंच जब लोन मार्केट में मनी की कम सप्लाई हो वो हो गई हमारी क्रेडिट क्रंच। ठीक है। 5th क्वेश्चन, मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन। मेन्यू कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट। अल्टरिंग का मतलब चेंज, अल्टर करना, किसी भी चीज़ में चेंज करना। कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लिस्ट, कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट, ये है हमारी मेन्यू कॉस्ट। किसके रिलेशन में? इन्फ्लेशन के। ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये हम सभी को पता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसकी है? डिमांड फॉर मनी की। थ्योरी किसकी है? डिमांड फॉर मनी की। ठीक है, तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गिल्ट एज मार्केट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट। हमारा 8th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोस्ट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन कब होता है? जब हमारे कंटिन्यूसली प्राइस राइज हो रहे हैं। तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक से डेट ले लिया तो फिर बाद में वो रीपे कर रही है, क्या उससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा? देखिए, पब्लिक के पास रुपए तो बढ़ जाएंगे, बट ये भी तो चीज़ है कि वो थे भी तो उन्हीं के, तो इतना नहीं आएगा उससे। अगर आएगा तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी से ले रखे हैं, और चलो सभी से भी ले रखे हैं तो भी मतलब उसका इतना इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, इसमें तो जब गवर्नमेंट पब्लिक से ले रही है रुपए, मतलब पब्लिक के पास तो कम हो रहे हैं, तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ ही नहीं सकता। थर्ड, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, अब जो गवर्नमेंट है वो बैंक से ले रही है। एक तो भाई बैंक के पास ज़्यादा हो तो पब्लिक लोन ले बैंक से, जिससे कि उनके हाथ में रुपए आए, परंतु अब तो गवर्नमेंट ने बैंक से ले लिए, तो फिर इससे भी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कैसे आ सकता है? सो आवर 4th ऑप्शन इज क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। जब हम नई मनी छापते हैं ना, नई करेंसी छापते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है। सो अवर जो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। लेट वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। MSF इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF एंड इज पार्ट ऑफ इट। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये लाइन बिल्कुल सही है। जो MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो LAF का एक पार्ट है। MSF इज कॉस्टलियर रूट देन रेपो, बिल्कुल सही बात है। MSF का मोस्टली टाइम्स 2.5% वेरिएशन से रेपो से ज़्यादा होता है। ठीक है, 2.5% वेरिएशन होती है, रेपो से ज़्यादा होता है 0.5%। ठीक है। अवर थर्ड ऑप्शन, MSF इज द लास्ट रिजोर्ट फॉर बैंक्स टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, या ये तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। और हमारा 4th ऑप्शन, MSF इज लिंक टू नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, ऐसा कुछ नहीं है। सो हमारे पहले 3 ही ऑप्शन ठीक हैं। अवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 10th क्वेश्चन, द थ्योरी इन विच ट्रेड साइकिल इज जनरेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर इन डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगी डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट से, वो है हमारी हाइक की थ्योरी। ठीक है, हाइक की थ्योरी में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है। और हाँ, इस थ्योरी पे हमने वीडियो भी बना रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हाइक थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो फॉर टुडे it is complete, and if there is some mistake please comment that. Sorry for that mistake. Thank you very much. Keep learning, keep watching. और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।